नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं निराला भाई, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज इस संस्मरण का हम 7वां भाग अध्ययन करने वाले हैं। निराला भाई इस पाठ का यह 7वां गद्यांश है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी तक हमने निराला भाई के विभिन्न विशेषताओं को देखते आए हैं। आज लेखिका ने एक वास्तविक सच को उजागर किया है। हर युग के प्रतिभाशाली लोगों को लोक निंदा, उपेक्षा, बदनामी आदि का सामना करना पड़ा है। इस गद्यांश में लेखिका ने निराला भाई को किस तरह उपेक्षा और बदनामी का सामना करना पड़ा, इस बारे में बताया है। इसमें प्रमुख 3 बातें बताई गई है। पहली बात, समाज निराला जी की निंदा करता आया है। उनके अच्छे गुणों के बजाय उनके दोषों पर उंगली उठाता आया है। दूसरी बात यह है, लेखिका ने मनुष्य का नासमझी का इतिहास हमारे सामने उपस्थित किया है और इसी के माध्यम से प्रतिभाशाली साहित्यकार या महान विद्वान को किस तरह से सताया गया है, यह भी बताया गया है। और तीसरी अंतिम विशेषता या बात इस गद्यांश की यह है, निराला भाई किस तरह पारिवारिक वियोग से, लोक निंदा से व्यथित रहे, इस बारे में बताया गया है। देखिए, हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरे उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोही की सफलता प्रामाणिक करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंधित रखती है। देखो क्या कहा गया है यहाँ। इसमें निराला जी के गुणों को छुपाकर उनके दोषों पर किस तरह पूरे समाज के सामने लाया जाता है और निराला जी की विद्रोह की असफलता साबित करने में किस तरह सफल हो गए, इस बारे में लेखिका बताती है। देखिए, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक अच्छे लोग होते हैं तो कुछ अच्छे को अच्छा कहते हैं, और दूसरे दुष्ट लोग होते हैं जो दूसरे के अच्छे कार्य पर निंदा करते हैं और उस कार्य को बुरा साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे 2 तरह के लोगों के बारे में लेखिका यहाँ बता रही हैं। लेखिका कहती हैं, जो बुरे लोग होते हैं या दुष्ट लोग होते हैं या दूसरों की निंदा करने वाले लोग होते हैं, वे अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, मतलब दूसरों पर प्रहार करते रहते हैं। महान व्यक्ति के निकट पहुंचकर उनकी महानता पहचानने की कोशिश नहीं करते। ये दुख की बात है। लेखिका बताती है, निराला जी विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, निर्भय थे। वे अन्याय अत्याचार पर लेखनी से प्रहार करते थे, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इन लोगों ने निराला जी को
निराला की विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं मतलब उन्होंने किए अच्छे कार्य की ओर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते थे। काली तुली का मतलब उनके दोषों पर उंगली रखते हैं। तुली का अर्थ है चरित्र रंगाने वाला ब्रश होता है। ब्रश तो सफ़ेद है लेकिन उसे काला करने में या बुरा साबित करने में उनसे बदला लेने के लिए यह कार्य करते हैं। यहाँ पे काली तुली जो है, तुली का उदाहरण निराला जी को दिया गया है कि उनका चरित्र एकदम साफ शुद्ध है लेकिन उस पर काली जो दोष की उंगलियां रखने का कार्य कौन करते हैं? समाज के लोग करते हैं। प्रतिशोध का अर्थ है बदला। निराला जी के संबंध में फैली हुई उनका जीवन कैसा है? अस्त व्यस्त है, विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, गरीब थे, व्यवहार में ठीक ठाक नहीं थे। यह सब भ्रम लोगों ने किंवदंती का अर्थ है दंत कथा, मतलब बनी बनाई कथा, जिसकी वजह से निराला जी के बारे में भ्रम फैलाई हुई है। इसलिए यहाँ लेखिका दुखी होती है। इतने में महान साहित्यकार को किस तरह उन्हें असफल साबित करने का प्रयास करता है, इस लेखिका ने इस गद्यांश में बताया है और साथ ही वे बहुत ही दुखी हो जाती हैं। अगला परिचय देखते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यहाँ इतिहास की बात बताई है। इतिहास बुरा नहीं होता, परंतु इतिहास पढ़ते समय हमारे ध्यान में हमेशा ये बात आती ही है कि इतिहास क्रूरता और लड़ाई से भरा पड़ा है। वो लड़ाई चाहे मैदान की हो, विचारों की हो, श्रेष्ठत्व की हो, परंतु लड़ाइयाँ होती रही है और इस लड़ाई में नुकसान किसकी हानि होती है? जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी हानि होती है। इसलिए लेखिका कहती हैं, हर युग में मनुष्य ने अपने से श्रेष्ठ, अपने से बुद्धिजीवी, अपने से प्रभावशाली व्यक्ति को कभी छांट कर मतलब फांसी पर लटका कर, कभी विष का अर्थ होता है जहर देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर तो कभी गोली का लक्ष्य बनाकर उस आदमी को समाप्त कर दिया है। और अपनी बर्बर, यहाँ पे बर्बर का अर्थ है असभ्य। असभ्य कोई महान है उसे मारना, ये कहाँ की बात है? ये सभ्यता की बात नहीं है। असभ्य मूर्खता इन लोगों ने की है और इतिहास के नए पृष्ठ इससे जुड़ते गए हैं। अब यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, परिच्छेद देखते हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोग के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती हैं जो अपने स्रष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य उनके भ्रांतियों से मेल नहीं खाता।
महान व्यक्तियों का निर्माण। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे पहले ये पूरा परिचित जो है वह एक वाक्य है। देखो कहीं पर भी पूर्ण विराम इस परिच्छेद में नहीं दिखाई देगा। पूरा परिच्छेद जो है वह पूर्ण एक वाक्य में दिया गया है। इसमें देखो क्या कहा है कि महान व्यक्तियों का निर्माण या सृजन या उसकी उत्पत्ति ऐसी ही नहीं होती। इसके लिए बहुत बार प्रयास करना पड़ता है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसका अर्थ प्राप्त करते हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोग के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है। यहाँ पे क्या कहा गया, प्रकृति का अर्थ है यहाँ पे निसर्ग, चेतना का अर्थ है अलौकिक बुद्धि। निसर्ग और अलौकिक बुद्धि बहुत बार प्रयास करने के बाद ऐसे महान व्यक्ति धरती पर अवतरित होती हैं या उनकी उत्पत्ति होती है। ये पहले वाक्य का अर्थ है। दूसरा क्या दिया गया है कि जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने का भी आवश्यकता नहीं समझते। महान प्रयासों से महान आत्माएं धरती पर उत्पन्न होती हैं। वो निर्माता से भी श्रेष्ठ होता है। सृष्टा का अर्थ है निर्माता। निर्माता मतलब ईश्वर नामक शक्ति जिन्होंने हमें निर्माण किया है, वो निर्माता से भी श्रेष्ठ होती है। परंतु ऐसे सजातीय उनके जैसे बुद्धिमानों को यह आश्चर्यचकित करने वाली निर्मिति को नष्ट करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती, बस उन्हें नष्ट करना, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। उन्हें नष्ट कर दो। इस तरह के दुष्ट बुद्धि इन लोगों में जागृत हो जाती है। लेखिका यहाँ कहती हैं उनके समझ के परे हैं, वे इन महान लोगों को समझ ही नहीं सकते हैं। तीसरा यहाँ पे वाक्य देखो क्या है, वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य उनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। उसका सत्य मतलब उसका जो मत है वो महान व्यक्तियों के साथ मेल नहीं खाता। भ्रांति का अर्थ है भ्रम। दोनों में भ्रम हो जाता है। वो अपने को असुरक्षित समझने लगते हैं। जो श्रेष्ठ लोगों के विरुद्ध होते हैं वो खुद को असुरक्षित समझने लगते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की हत्या की जाती है और इतिहास इसका साक्षी है। इस परिच्छेद में 3 बातें बताई गई है। महान आत्माएं पैदा होने के लिए बहुत बार प्रयास किया जाता है। प्रकृति और चेतना ये दोनों अनेक बार प्रयास करने के बाद महान आत्मा धरती पर अवतरित होती है। ये रही पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये महान आत्मा जिन्होंने उसे निर्माण किया है उस निर्माता से भी वह श्रेष्ठ होती हैं। तो तीसरी बात है ये है कि महान आत्मा समाज के लोगों को असुरक्षित लगते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों को समाप्त किया जाता है। यहाँ पर यह 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगला परिच्छेद देखते हैं। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार गहरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों
के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र के उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। इसमें भी 3 बातें बताई गई है। देखो, निराला जी अपने युग के प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। प्रतिभाशाली साहित्यकार है इसलिए अपने युग का श्राप उन्हें भी झेलना पड़ा है। मतलब जैसे हम इससे पहले पढ़े हैं कि जो प्रतिभाशाली साहित्यकार होते हैं उनका विरोध करने वाले समाज में बहुत लोग होते हैं। वे लोग अपने आप को प्रतिभाशाली जो साहित्यकार होते हैं उनसे वह अपने आप को क्या समझते हैं, असुरक्षित। ऐसे हालात में वे जो प्रतिभाशाली जो होते हैं उन्हें समाप्त करने का यहाँ पे चेष्टा किए जाती है लोगों द्वारा। अब देखो, तीसरी बात क्या बताई गई कि उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। वास्तव में परिवार में कोई सदस्य ही नहीं बचा था। परिवार का स्नेह जो होता है यहाँ लोहसार का अर्थ है लोहे का कटघरा, परंतु यहाँ पे हमें अर्थ लेना है स्नेह भरा। स्नेह परिवार की ओर से जो हमें स्नेह मिलता है, जो संकट के समय सहयोग मिलता है, वो उन्हें नहीं मिला। परिवार में कोई नहीं था और इसी कारण उनकी रक्षा करने वाला, उनका साथ देने वाला परिवार में कोई नहीं था। माता, बहन, भाई, पत्नी सब चल बसते हैं और इसी कारण वे अपने जीवन से उब गए थे। जीवन में उनका ध्यान नहीं था। इसका परिणाम उन्हें पुत्र और पुत्री थी, जो पत्नी के बस जाने पर पत्नी के बाद पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करना उनका कर्तव्य था। परंतु पत्नी से बहुत प्यार करने वाले साहित्यकार जीवन से ही उब गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब उनकी पत्नी चल बसी तो वो उस तरह वियोग के हालत में आ गए थे कि वह अपने पुत्र और पुत्री के तरफ ध्यान ही नहीं दिए। परिणामतः क्या हुआ कि वे दूसरों को मदद करने वाले निराला जी अपनी पुत्री के अंतिम क्षणों में, वह बीमार थी, अस्पताल में थी, मौत के करीब थी, परंतु वे कुछ नहीं कर सके। निरुपाय मतलब कोई उपाय न करते हुए केवल दर्शक की तरह तटस्थ उसकी मृत्यु को देखते रहे। ये उनके दुर्भाग्य की बात है। इसमें दूसरी विशेषता यह बताई गई कि हर छात्रों को, एक पुत्री की विशेषता, हर छात्रों को फीस के लिए वे पैसे देते थे, परंतु अपने पुत्र की शिक्षा उचित व्यवस्था करने के लिए उनके पास समय नहीं था। उनके पास व्यवस्था करने की कोई सुविधा भी नहीं थी, क्योंकि वह अर्थहीन थे और इसी कारण पुत्र की ओर से भी उपेक्षित रहे। इस तरह निराला जी दोनों से उपेक्षित रह जाते, दोनों से, पुत्र और पुत्री, इन दोनों से उपेक्षित रह जाते हैं। देखो, परिच्छेद में दिया गया है, मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ। निराला जी ने अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। क्या कहा गया? प्रतिभा का अर्थ होता है विलक्षण वृत्ति। मतलब अपने काल के महान साहित्यकार जो निराला जी हैं,
मतलब इतिहास साक्षी है, हर युग के महान विद्वान दार्शनिक साहित्यकारों को ये श्राप झेलना पड़ा है और निराला को भी ये झेलना पड़ रहा था। इसलिए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उनके जीवन में उनके एक मिनट हाँ यहाँ पे क्या कहा गया है कि अन्य लोगों की तरह उन्हें पारिवारिक स्नेह नहीं मिला। अन्य जो लोग रहते उनके जीवन में देखो क्या है, निराला जी फिर से पढ़े। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रतिभा का अर्थ होता है विलक्षण की वृत्ति। मतलब अपने काल के महान साहित्यकार जो निराला जी थे, इतिहास साक्षी है कि हर युग के महान विद्वान दार्शनिक साहित्यकारों को ये श्राप झेलना पड़ा है और निराला को भी ये झेलना पड़ रहा था। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोह सा घेर नहीं। मतलब अन्य लोगों की तरह उन्हें पारिवारिक स्नेह नहीं मिला है। लाहौर सार का मतलब है स्नेह सार। लाहौर सार का मतलब है स्नेह सार अथवा लोह का कटघरा, मतलब एक संरक्षक कवच होता है। उस तरह उनके अगल बगल में उनका साथ देने वाला, उनकी रक्षा करने वाले, उन्हें स्नेह देने वाले कोई नहीं थे। जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। यहाँ परिवार का महत्व स्पष्ट किया गया है। हर व्यक्ति के साथ परिवार का होना बहुत आवश्यक है। परिवार के लोग कभी कभी अपनी बातों पर चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, लेकिन अगर समाज में कोई कारण न होते हुए भी तुम पर चोट या प्रहार करें तो प्रहार करने लगते हैं, तो वे ढाल के समान आपकी रक्षा करने के लिए परिवार जो रहता है सतत खड़ा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति का परिवार होना और परिवार के साथ रहना महत्वपूर्ण है। यह बात लेखिका ने यहाँ बताई है। उनके जीवन से संबंधित तीसरी बात बताई गई है। उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होती हैं वह एक एक करके चल बसते हैं। जैसे माता, भाई, बहन, चाचा, चाची की मृत्यु के कारण वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परंतु उनकी ज़िंदगी कोमल, मतलब नई हरी पत्ती के समान कोमल पत्नी आ गई थी, जो उनके जीवन में बहुत अहमियत रखती थी। बहुत प्यार करते थे वे अपनी पत्नी से। बहुत बुद्धिमानी थी उनकी पत्नी और साथ ही बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक थी। वह चल बसती है तब उनका जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता, वे उदासीन हो जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं, कोमल की तरह आई हुई पत्नी वियोग के कारण पतझड़ बन जाती है। मतलब पत्ते की तरह उनके परिवार से एक एक सदस्य गिरते गए और उनका जीवन पतझड़ जैसा शुष्क बन गया, मतलब बिना मूल्य बन गया, जिसके कारण उनके मन में प्रेम प्यार नहीं रहा। पुत्र और पुत्री के लिए आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। मातृहीन मतलब माँ के मृत्यु के कारण पुत्र और पुत्री अनाथ बन जाते हैं और उनका पालन पोषण करना, यह
निराला जी का कर्तव्य था, परंतु निराला जी इन सब से थोड़े दूर ही रहे। जब छोटी सी पुत्री जिसका नाम सरोजा था, वह बचपन में अपनी नानी के यहाँ बड़ी हो जाती हैं। बड़ी हो जाने पर शादी की उम्र में जब शादी की उम्र उसकी हो जाती है, तब उसकी नानी जो होती है वो निराला जी के पास उसे सरोजा को छोड़ देती है। निराला जी विद्रोही प्रवृत्ति के थे। वे समाज के विरुद्ध जाकर उसकी शादी अन्य समाज के युवक से करते हैं, परंतु वह शादी सफल नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद वह तुरंत ही उनकी जो पुत्री होती है वो बीमार हो जाती है और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए निराला जी के पास पैसे नहीं होते, कोई उपाय नहीं कर सके उसे बचाने के लिए। यह भी एक उपेक्षित बात है। देखो, निराला जी जो हर पल दूसरों के मदद में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन उनकी जब खुद की बेटी पर जब आ जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि उनका एक पुत्र भी था, उसकी उचित शिक्षा का इंतज़ाम करना यह पिता का कर्तव्य था, परंतु पिता वे कर नहीं सके। इसी कारण पुत्र के मन में पिता के प्रति उपेक्षा रही। ये पुत्र और पुत्री के लिए वे कर्तव्य निर्वाह नहीं कर सके। कारण आर्थिक, पहले वे नौकरी करते थे, बाद में वे नौकरी छोड़ देते हैं और केवल लेखन में अपना मन लगाते हैं। परिणामतः क्या होता है कि पुत्र और पुत्री की ओर ध्यान नहीं रहता, इसी कारण वे उपेक्षित रह जाते हैं। यहाँ पर ये परिच्छेद जो है वो समाप्त हो जाता है। अब इस पर आधारित कृतियाँ देखते हैं जल्दी से। कृति 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। आकलन कृति उत्तर लिखिए। हर युग के मनुष्य ने अपने से श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्यक्ति साथ से बर्बर मूर्खता की है। यहाँ पे 4 है लिखने, आपको वो लिखना है तो क्या आएगा? पहला आएगा उस व्यक्ति को छांट कर, दूसरा कभी उसे विष देकर, तीसरा कभी सूली पर चढ़ाकर, चौथा कभी गोली का लक्ष्य बनाकर। दूसरा प्रश्न है आर्थिक कारणों के कारण कर्तव्यहीन पिता निराला। क्या है कर्तव्यहीन? वो आपको लिखना है। शब्द संपदा में देखो, लिंग परिवर्तन करना है, माता, भाई, पुत्र, पत्नी, ये आपको आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। कोपल, पतझड़, किंवदंती, भ्रांति, इन शब्दों के मैंने आपको अर्थ पहले ही बता दी हूँ। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। कनिष्ठ, विनाश, वरदान, विजातीय, ये जो है इनका विलोम शब्द आपको गद्यांश में ढूंढकर लिखना है। मनुष्य अभिव्यक्ति प्रश्न देखते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। इस संदर्भ में अपना मत लिखिए। मनुष्य जाति का इतिहास क्रूरता और लड़ाई से भर पड़ा है। यहाँ पे मैंने ये अपना मत यहाँ पे मैंने बताई हूँ। आप चाहे तो आप अपना भी मत लिख सकते हैं। मनुष्य जाति का इतिहास क्रूरता और लड़ाई से भर पड़ा है। हर युग में लड़ाई होती रही है। कभी मैदान पर होने वाली लड़ाई जिसमें हजारों लाखों सैनिक मारे जाते हैं, तो कभी विचारों और श्रेष्ठत्व की लड़ाई जिसमें अनेक प्रतिभाशाली लोगों की हत्या की जाती है। ईसा मसीहा को लोगों ने क्रूर पर चढ़ाया। हमारे देश में अहिंसा के पुजारी को गोली मार दी गई। कितने ही कन्याओं के भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया। वास्तव में मानव इसलिए अन्य पशुओं से श्रेष्ठ है, उसके पास अपनी संस्कृति है, इतिहास है, परंतु
उसकी नासमझी के कारण उसने दानों को लज्जित किया है। हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को गोली का लक्ष्य बनाया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटकाया। हर युग के प्रतिभाशाली लोगों को लोकनिंदा और उपेक्षा का सम्मान करना पड़ा। निराला जी भी अपने युग के प्रतिभाशाली साहित्यकार थे, जिन्हें लोकनिंदा, पारिवारिक सदस्यों का वियोग और उपेक्षा की व्यथा सहन करनी पड़ी। ये रहा आपके सातवें गद्यांश पर आधारित कृति पत्रिका। अब जल्द ही आपको अगली जो बचा हुआ जो पाठ का गद्यांश है वो उसकी वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।